लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 17 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मनवा के किले से कुछ दूर सरायन नदी के तट पर एक एकांत स्थान में बबूल की डालों से घोड़े बांधकर यमुना और प्रभा बैठी हुई हैं। रात 1:30 बीत चुकी है। प्रभावती अपनी आदर्श देवी यमुना के सामने सिर झुकाए बैठी उनके उज्ज्वल चरित्र की कल्पना में लीन है। दीदी, प्रभा बोली, मैंने तुम पर बड़ा अन्याय किया है, पर वो अज्ञानकृत है, इसलिए क्षमा करना। बहन, प्रभा का हाथ हाथों में लेती हुई सस्नेह यमुना ने कहा, ऐसे अपराध तो मुमकिन ज्ञानकृत भी अब तुम्हें करने पड़े, पर भ्रम तो भ्रम ही है, उसके लिए क्षमा की क्या आवश्यकता है। जगह भी नहीं। पारस्परिक व्यवहार का जब जो संबंध रहता है तब वो पारस्परिक व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरता, इसलिए वो अपने रूप में ही अनित्य है। फिर अनित्य के लिए क्या क्षोभ और क्या क्षमा। मैं तुम्हारी दासी थी, फिर भी तुम्हारे मन में मेरा ही आदर्श था। मैं ही वहां आराध्या बनकर रही, ये कम प्राप्ति नहीं। और देखो कि इस तरह जीवन का रहस्य जीवन में किस तरह रहता है। जिसे लोग नहीं मानते उसे ही लोग मानते हैं। जो दासी है वही देवी है। यमुना आकाश की ओर देखने लगी, फिर स्थिर कंठ से बोली, अब हमें चलना चाहिए। प्रभावती उठी। वहां के रास्ते यमुना के परिचित थे। बचकर चलती हुई चार दीवार के एक कोने पर आकर खड़ी हुई। प्रभा को नाले के पास प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ आई थी। चार दीवार के चारों ओर रात को पहरेदार लगते थे। संतरी घूमता हुआ आया तो एक स्त्री खड़ी हुई दिख पड़ी। कौन? सिपाही ने आवाज दी। मैं एक दुखी स्त्री हूं, यमुना ने कहा। सिपाही बढ़कर पास आया। तुम क्या चाहती हो? यमुना खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या चाहती हूं? मैं खून चाहती हूं। इस पुरी में पाप बहुत बढ़ गया है। एक यमुना थी, राजा की लड़की थी, इसी पुरी में रहती थी, बड़े लाड़ प्यार से पली थी। एक वीर से उसने विवाह किया। चूंकि वो राजा न था इसलिए उसका भाई नाराज हो गया, उसे देश निकाला दिलवा दिया। अब गली गली ठोकरें खाती फिरती है। क्यों सिपाही, तुम सिपाही की तरफ हो या राजा की तरफ? पहले सिपाही ने सोचा था पागल है, अब संशय में पड़ा। क्यों पहरेदार, चुप क्यों हो? डरते हो? तुम ठीक कहती हो, मैं सिपाही हूं, सिपाही की तरफ हूं। मैंने कुमारी यमुना को देखा है। सिपाही दुखी हो गया। तुम्हें उसके लिए स्नेह है? मैं उसके लिए जान दे सकता हूं। अच्छा, और नजदीक आओ, अच्छी तरह पहचानो तो मैं कौन हूं। सिपाही अच्छी तरह देखने लगा, फिर राज परिवार को दी जाने वाली सशस्त्र सलामी दी। यमुना ने भी हाथ उठाकर अभिवादन द्वारा सिपाही का सम्मान किया। कहा, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें करूंगी। सिपाही चार दीवार के सहारे बैठ गया। एक ओर यमुना भी बैठ गई। कुमारदेव को भाई जी यहां कैद कर लाए हैं, ये तो तुम जानते होगे। जी हां। वे घायल हो गए थे, अब अच्छे हैं? जी हां, बहुत कुछ अच्छे हो गए हैं। रतन अच्छी तरह है? जी हां, कुमार की सेवा उन्होंने बड़ी तत्परता से की। यमुना सोचने लगी, भाई जी का क्या हाल है? वे कर लेने के लिए गए थे, तब से नहीं आए। क्या आज उनकी कोई खबर यहां आई है? जी नहीं। अच्छा देखो, कुमार से मिलने की हमें जरूरत है। तुम पर किसी को संदेह न हो पाएगा, विश्वास करो। और अगर होगा भी तो हम तुम्हें अपने साथ ले लेंगे और अच्छी नौकरी देंगे। यूं भी तुम्हें पुरस्कार देंगे। तुम हमारी मदद करोगे? आपके साथ मुझे स्वर्ग का सुख होगा। आपकी आज्ञा पूरी करना मैं अपना सबसे बड़ा अवसर मानता हूं। फिर जहां आप ऐसी दीनता से मेरी मदद चाहती हैं, वहां मेरे लिए इससे बड़ा मान और कोई नहीं। मैं कैसे भूल जाऊंगा। यमुना कुछ काल तक स्थिर रही, शांत दृष्टि से सिपाही को देखती हुई। पूछा, कुमार किस जगह रखे गए हैं? इसी बैठक में। उंगली उठाकर सिपाही ने बगल वाले प्रासाद की ओर इंगित किया। तो एक काम करो, रात काफी हो गई है,
प्रासाद के अधिकांश जन सो गए होंगे। शंका की कोई बात नहीं। मेरी एक सखी हैं, वे वहां बैठी हैं, मैं बुला लाती हूं। मैं गई या वे कुमार से मिलकर लौट आएंगी। सिपाही ने स्वीकृति दी। यमुना प्रभा के पास गई और वृत्तांत समझाकर बुला लाई। रास्ते में कहा, 4 दीवार पर चढ़ना होगा। प्रभा मुस्कुरा दी। दीवार के पास आकर यमुना ने सिपाही से पूछा, आज का संकेत क्या है? वज्र, नम्रता से सिपाही ने उत्तर दिया। कांटा लगा कमंद जिसमें रस्सी की सीढ़ी बनी थी हाथ में लेकर यमुना बोली, आओ मैं कांटा फेंकती हूं, ऊपर चढ़ जाओ, फिर खींचकर उतरकर बाएं हाथ वाले भवन में जाना। संकेत तुम्हें मालूम हो चुका है, लोग देख भी लेंगे तो दासी समझेंगे। शिवजी का स्मरण कर प्रभा चढ़ी, फिर उतर गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।